भारतीय जल्लाद ब्रिगेडियर के लिए कोठरी में नाश्ता भिजवा दिया गया था। नाश्ते में चाय भी साथ ही थी। चाय में एक ऐसी बेजायका दवाई मिलाई गई थी जिससे आदमी कम से कम 1 घंटे तक बेहोश हो जाता। ब्रिगेडियर को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि उसकी बेटी इज्जत आबरू के साथ घर वापस जा चुकी है। अब उसे अपनी फिक्र थी। अभी तक वो ये मुअम्मा हल नहीं कर सका था कि इन लोगों ने अब उसे किस लिए यरगमाली बनाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा यही समझ सका था कि ये लोग उसको यरगमाली बनाकर उससे 1-2 और शर्तें मनवाना चाहते हैं। वो यही सोच रहा था कि कहीं ये मुजाहिद कहीं ऐसी शर्त न बता दें जिसको पूरा करना उसके इख्तियार में न हो। नाश्ता करते हुए वो साथ साथ चाय भी पी रहा था। जब वो नाश्ता कर चुका तो उठकर टहलने और सोचने लगा कि ये क्या शर्तें पेश कर सकते हैं। टहलते टहलते उसको एक चक्कर सा आया और वो चारपाई पर बैठ गया। वो दोनों हाथों से अपने सर को दबाने लगा। बेहोशी की दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर रही थी। अपने सर को दोनों हाथों से दबाते दबाते उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती गई। वो घबरा कर उठने लगा मगर उससे उठा न गया और वो वहीं एक तरफ को गिर पड़ा। 15 मिनट बाद अरसलान और शेर खान अंदर आए। उन्होंने देखा कि भारतीय ब्रिगेडियर और न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरियों के खून से अपना हाथ रंगने वाला जल्लाद बेहोश पड़ा है। अरसलान ने पहरे पर खड़े मुजाहिद को आवाज दी। वो फौरन अंदर आ गया। उसने मुजाहिद से कहा, इसे उठाकर पुरानी बावली ले चलो। अरसलान और शेर खान खुफिया कमीनगाह से निकलकर अकवी जंगल में आ गए। यहाँ एक जगह एक काफी गहरी बावली हुआ करती थी जो अब सूख चुकी थी। उसके धाने का कतर 2-2.5 फुट था और इस ख्याल से कि उसके ऊपर पत्थर की एक सिल रखकर मुंह बंद कर दिया गया था कि रात के अंधेरे में कोई उसमें गिर न जाए। ये बावली एक अंधे कुएं की तरह थी और उसके बारे में मशहूर था कि इसके अंदर जहरीले बिच्छू रहते हैं। अरसलान और शेर खान बावली के पास एक तरफ होकर बैठ गए। इतने में 2 मुजाहिद बेहोश भारतीय ब्रिगेडियर को उठाए वहां आए और उन्होंने उसे जमीन पर डाल दिया। अरसलान ने कहा कि बावली के मुंह पर से सिल हटा दो। फौरन मुजाहिदों ने आगे बढ़कर पत्थर की सिल एक तरफ हटा दी। अरसलान ने कहा, अब इस भारतीय जल्लाद को उठाकर बावली में फेंक दो। दोनों मुजाहिदों ने भारतीय ब्रिगेडियर को उठाया, उसे बावली के धाने के पास ले गए और फिर उसे बावली में गिरा दिया। बावली के अंदर उसके गिरने से आवाज पैदा हुई और फिर खामोशी छा गई। अरसलान के हुक्म पर मुजाहिदों ने पत्थर की सिल बावली के धाने पर रखकर उसे बंद कर दिया। अरसलान ने कहा, आप लोग बावली के करीब रहकर कम से कम शाम तक इसकी निगरानी करेंगे, उसके बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं। शेर खान खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। अरसलान ने उसे साथ लिया और दोनों खुफिया कमीनगाह में वापस आ गए। उस रोज शाम को कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान को तंजीम की दिल्ली शाख के लीडर का खुफिया पैगाम मौसूल हुआ जिसमें इन दोनों को फौरी तौर पर दिल्ली बुलाया गया था। ये पैगाम वसूल करने के बाद अरसलान ने शेर खान से कहा, मालूम होता है वहाँ इमरजेंसी पैदा हो गई है, हमें आज रात ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेर खान कहने लगा, मैं तैयार हूँ। रात का अंधेरा हो जाने के बाद दोनों ने जम्मू के देहातियों वाला हुलिया बनाया और खुफिया कमीनगाह से निकलकर खड़े हुए। एक खास मकाम तक वो पैदल चलते रहे। उसके बाद मुजाहिद हसन जीप लेकर मौजूद था। वो जीप में बैठ गए। जीप रात की तारीकी में एक छोटी पहाड़ी सड़क पर दौड़ती चली गई। एक खास इलाके में पहुंचकर उन्होंने मुजाहिद हसन को वापस भेज दिया और एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। ये इलाके दोनों कमांडो मुजाहिदों के देखे भाले थे। टीले की दूसरी जानिब एक पहाड़ी कस्बा था। रात के 11 बज रहे थे। अरसलान कहने लगा, यहाँ से जम्मू के लिए लारी हमें मुंह अंधेरे ही मिल सकती है। शेर खान ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ जंगल में किसी जगह इंतजार करते हैं। वो सड़क से हटकर एक जगह दरख्तों के नीचे बैठ गए। शेर खान कहने लगा, अरसलान तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, मैं जाग कर पहरा देता हूँ, उसके बाद तुम पहरा देना और मैं आराम करूंगा। अच्छा ख्याल है। और कमांडो अरसलान वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद उसके हल्के खराटों की आवाज आने लगी। वो गहरी नींद सो चुका था। कमांडो जब अपनी मुहिम पर मसरूफ अमल होते हैं तो इस किस्म के मौकों को हाथ से नहीं जाने देते। उन्हें जब कभी ऐसा मौका मिलता है फौरन थोड़ी देर सो जाते हैं। 2 घंटे के बाद अरसलान की अपने आप आंख खुली। तारीकी में उसने शेर खान से पूछा, मेरा ख्याल है मैं 1-1.5 घंटा जरूर सोया हूँगा। शेर खान ने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अरसलान उठकर बैठ गया और बोला, अब तुम आराम कर लो। और शेर खान भी वहीं लेट गया। थोड़ी देर के बाद वो भी सो चुका था। अरसलान बैठा सोच रहा था कि लीडर ने उन्हें दिल्ली किस लिए बुलाया है। कोई अहम काम ही होगा, वरना कश्मीर के महाज से किसी कमांडो मुजाहिद को पीछे नहीं बुलाया जाता। दिल्ली में उनके कुछ रजाकार कमांडो हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई बड़ा हसास मिशन होगा जिसके लिए लीडर ने अपने यहाँ के आदमियों को छोड़कर सिर्फ अरसलान और शेर खान को खास तौर पर दिल्ली बुलाया था। अरसलान और शेर खान के पास भारतीय करेंसी की शक्ल में काफी रकम मौजूद थी। वो जालंधर या अमृतसर से बजरिया तैयारा भी दिल्ली जा सकते थे, मगर ब्रिगेडियर जगमोहन के गुम हो जाने और उसकी बेटी के अगवा और उसकी वापसी के बाद एयरपोर्ट पर खास तौर पर सिक्योरिटी सख्त थी। चुनाचे उन्होंने यही फैसला किया कि वो जम्मू से बरास्ता पठानकोट अमृतसर जाने वाली बस नहीं पकड़ेंगे। उसके बजाय वो शहर से बाहर जम्मू श्रीनगर रोड पर काफी दूर आगे जाकर अमृतसर जाने वाली बसों में सवार होंगे। इस तरह वो जम्मू में पुलिस की चेकिंग से बच जाएंगे।
चुनाचे मुंह अंधेरे वो कस्बे के लारी अड्डे पर आ गए, जहां से जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो गए। उस वक्त अभी सुबह नहीं हुई थी। पिछली रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। अरसलान ने पुराने कंबल और शेर खान ने एक मैले से खेस की बुक्कल मार रखी थी। लारी का सफर काफी लंबा था। बाकी रात उन्हें रास्ते में ही गुजर गई। अगला सारा दिन पहाड़ियों में सफर करती रही। सुपहर हुई तो लारी जम्मू तवी के नीम मैदानी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। जम्मू शहर से 2-3 मील उधर ही कमांडो अरसलान और शेर खान लारी से उतर गए और सड़क से हटकर गैर आबाद इलाके में चल पड़े। उन्हें जम्मू शहर से आगे पठानकोट अमृतसर जाने वाली सड़क पर पहुंचना था। दोनों इस नीम पहाड़ी इलाके से बखूबी वाकिफ थे। रास्ते में एक जगह से तवी का दरिया आ गया, जहां दरिया एक बड़ी नदी की शक्ल में था। एक पुल पर से उन्होंने दरिया पार किया और दूसरी तरफ चल पड़े। सूरज गुरूब हो रहा था जब वो एक सड़क पर निकल आए। ये सड़क अमृतसर पठानकोट रोड थी। जम्मू शहर से वो 3-4 मील आगे निकल आए थे, जहां सड़क के किनारे एक जगह बैठकर वो जम्मू से आने वाली और अमृतसर जाने वाली लारी का इंतजार करने लगे। कोई आधे घंटे के बाद एक लारी दूर से आती दिखाई दी। अरसलान ने उसे हाथ का इशारा किया। लारी उनके करीब आकर रुक गई। दोनों उसमें सवार हो गए। जम्मू शहर की सख्त चेकिंग से तो वो बच गए थे। अब एक ही खतरा था कि रास्ते में चेक पोस्ट न हो, क्योंकि एक तो ये इलाका हसास था, दूसरे पीर पंजाल के फौजी कैंप की वारदात हो चुकी थी, जहां कश्मीरी मुजाहिदों ने पूरे भारतीय कैंप को उड़ा दिया था। पठानकोट के अड्डे पर पुलिस जरूर मौजूद थी, मगर बाकायदा मुसाफिरों की चेकिंग नहीं हो रही थी। अरसलान और शेर खान लारी में ही बैठे रहे। जहां से लारी रवाना हुई तो अमृतसर तक कोई खास बात न हुई और वो अमृतसर पहुंच गए। दिल्ली जाने के लिए वो जालिंधर की बजाय अमृतसर से ट्रेन पकड़ना चाहते थे। जम्मू से जालिंधर तक एक तो रास्ता बड़ा खतरनाक था और किसी जगह भी लारी खड़ी करवाकर मिलिट्री पुलिस मुसाफिरों को चेक कर सकती थी। दूसरे जालिंधर शहर के लारी अड्डे पर हर वक्त CID वाले मौजूद होते थे, जिनकी तेज निगाहें देहाती लिबास में भी मुजाहिदीन को पहचान लेती थी। दिल्ली जाने वाली ट्रेन अमृतसर से ही तैयार होती थी। अमृतसर में उन्होंने एक मामूली से होटल बल्कि ढाबे में खाना खाया। ढाबा भारत के पंजाब में दुकान की तर्ज का होटल होता है, जहां विष्णु खाना यानी सिर्फ दाल भाजी मिलती है। गोश्त वहां नहीं पकाया जाता। स्टेशन के आसपास के ढाबे सारी रात खुले रहते हैं। वो इधर उधर चलने फिरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। चुनाचे ढाबे के अंदर ही मिट्टी के ग्लासों में चाय मंगवा कर बैठे रहे। ये उन्होंने मालूम कर लिया था कि ट्रेन सुबह 6:20 पर दिल्ली जाती है। उस वक्त रात के 4 बज चुके थे, यानी पॉप हट चुकी थी, मगर मौसम सर्दियों का था, जिसकी वजह से अभी अंधेरा ही था। ट्रेन रवाना होने से 20 मिनट पहले वो स्टेशन पर आ गए। अब वो अलग अलग हो गए थे, साथ साथ नहीं चल रहे थे। उन्हें दिल्ली तक ट्रेन में अलग अलग बैठकर सफर करना था। उन्होंने अपने अपने तौर पर टिकट लिए और प्लेटफॉर्म पर आ गए। ट्रेन खड़ी हुई थी। मुसाफिरों का काफी रश था। दोनों अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए। ट्रेन अपने वक्त पर रवाना हुई। रास्ता खैरियत से कट गया और कमांडो अरसलान और शेर खान दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली स्टेशन के बाहर आकर वो एक बार फिर मिल गए। अपनी तंजीम की दिल्ली शाख के खुफिया दफ्तर का उन्हें इल्म था। वो एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर एक खास इलाके में आ गए, जिसका नाम हम मसलहत की वजह से नहीं बताएंगे। वो तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर में आ गए। यहाँ तंजीम का पार्टी लीडर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो दोनों लीडर से मिले, लीडर ने कहा, तुम नहा धोकर ताज़ादम हो जाओ, फिर बातें करेंगे। अरसलान और शेर खान नहा कर ताज़ादम हो गए और लीडर के छोटे से कमरे में आकर उसके पास बैठ गए। उसने चाय और बिस्किट से उसकी तवाज़ो की। उसने चाय और बिस्किट वगैरह मंगवा रखे थे। लीडर प्यालियों में खामोशी से चाय उंडेलने लगा। अरसलान और शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने जरा खनखारते हुए लीडर से कहा, सर, आपका पैगाम मिलते ही हम कश्मीर से चल पड़े थे। लीडर आहिस्ता से बोला, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। जब शेर खान ने बात शुरू कर दी तो अरसलान ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, सर, कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है? लीडर ने कहा, चाय पी लो, फिर बात होगी। कुछ देर तक अरसलान और शेर खान से कश्मीर के महाज पर मुजाहिदों की सरफरोशाना गुफ्तगू होती रही। उसके बाद उसने कहा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान और भारत दोनों इस वक्त एटमी ताकत बन चुके हैं। भारत के अज़ाइम जारहाना हैं, जबकि पाकिस्तान महज अपने दिफा की खातिर एटमी मैदान में उतरा है। सबसे पहले एटमी धमाका भारत ने किया था। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में एटमी धमाका कर दिया और भारत भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, वरना एटमी धमाके के बाद उसका लहजा ही बदल गया था और उसने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के धमाके के बाद भारत का लहजा मामूल पर आ गया और वो दोस्ती और भाईचारे की बातें करने लगा, लेकिन अंदर से वो अपनी एटमी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने की खातिर एटमी मिसाइलों और न्यूक्लियर वॉरहेड पर काम करता रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भारत के इन मजमूम और जारहाना अज़ाइम से बेखबर नहीं है, लेकिन हम दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं, हमें उसके अंदर की खबरें मिलती रहती हैं।
लीडर ने चाय का एक घूंट लिया और रुमाल से होंठ साफ करने के बाद बोला, हमारी इंटेलिजेंस दुश्मन के पेट में बैठी हुई है और हमें दुश्मन के मजमूम अज़ाइम की एक एक पल की रिपोर्ट मिलती रहती है। चुनांचे इस सिलसिले में हमें 2 दिन पहले एक खुफिया इतला मिली है जिसकी रूस से भारत के एटमी कमीशन ने एक ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड पर काम शुरू कर दिया है जो एक इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइल की शक्ल में होगा और जिसमें यह सलाहियत होगी कि 2000 मील के दायरे में अगर किसी भी जगह से कोई एटमी मिसाइल छोड़ा जाएगा तो वो इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ फजा में परवाज करते हुए उस मिसाइल को फायर किए जाने के फौरन बाद वहीं तबाह कर देगा। हमें ये इल्म नहीं है कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने इसका कोई तोड़ दरियाफ्त किया है या नहीं, लेकिन हम अपने तौर पर भारत के इस इंतहाई बर्क रफ्तार और खतरनाक तरीन मिसाइल शिकन एटमी मिसाइल का फुल कंप्यूटर डाटा पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो आलम इस्लाम का कला है अपना पूरा दिफा कर सके और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम आज़ाद फजाओं में लहराता रहे। शेर खान ने कहा, सर मुझे यकीन है कि पाकिस्तान दुश्मन के इन खतरनाक अज़ाइम से बेखबर नहीं है और हमारे साइंसदान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी सरगर्मी से काम कर रहे होंगे। लीडर कहने लगा, खुदा करे कि ऐसा ही हो और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। इसके बावजूद हमारा फर्ज है कि हम अपने तौर पर जहाद कश्मीर की कॉज और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं जरूर करें। अरसलान कहने लगा, सर एटमी कंप्यूटर डाटा की पोजीशन क्या है? लीडर ने कहा, इसकी पोजीशन ये है कि इसे कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, लेकिन दुश्मन ने एहतियात के तौर पर उसकी एक मास्टर कॉपी तैयार करके रख ली है। हम दुश्मन को उसके इस एटमी डाटा से महरूम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ कंप्यूटर्स में फीड हो चुका है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस एटमी डाटा की एक कॉपी डिस्क किसी तरह हमारे पास आ जाए और हम उसकी 2-3 कॉपियां निकाल कर एक कॉपी पाकिस्तान को पहुंचा दें और बाकी किसी इंतहाई महफूज जगह पर छुपा लें। ये हमारी अखलाकी मैदान में भी बड़ी फतह होगी। इससे न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसियों का वकार खाक में मिल जाएगा बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन का मोराल भी बुलंद होगा। शेर खान ने कहा, सर हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि ये एटमी डाटा की डिस्क्स की कॉपियां कहां रखी गई हैं। हम कंप्यूटर में फीड किया हुआ डाटा तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन उसकी डिस्क्स हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लीडर कहने लगा, हमें ये नहीं मालूम हो सका कि भारतीय एटमी डाटा की इस वक्त कितनी डिस्क्स भारत के एटॉमिक कमीशन की तहवील में हैं, लेकिन एक इतला हम तक जरूर पहुंची है। अरसलान ने पूछा, वो क्या है? लीडर ने कहा, वो इत्तला ये है कि इस एटमी डाटा डिस्क्स की मास्टर कॉपी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दिल्ली हेडक्वार्टर से एटॉमिक कमीशन के मद्रास हेडक्वार्टर में ले जाई जा रही है। आपका मिशन ये होगा कि आप इस एटमी डाटा डिस्क की मास्टर कॉपी को दिल्ली और मद्रास के रास्ते में ही अपने कब्जे में कर लें। कमांडो शेर खान ने एक सवाल उठाया। उसने कहा, सर मास्टर कॉपी के गुम हो जाने के बाद यकीनी तौर पर भारत की इंटेलिजेंस यही समझेगी कि उनका एटमी राज चुरा कर पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इस सूरत हाल में भारत के एटमी साइंसदान इस मास्टर कॉपी के फीड किए हुए कंप्यूटर डाटा में बाज ऐसी टेक्निकल तब्दीलियां कर देंगे जिसके बाद हमारे हाथ आई हुई एटमी राज की डिस्क का डाटा बेकार हो जाएगा। कमांडो अरसलान ने शेर खान की तायद करते हुए कहा, सर शेर खान का कहना बिल्कुल सही है। हमें किसी ऐसी तरकीब पर अमल करना होगा कि भारत की इंटेलिजेंस और भारत के एटॉमिक कमीशन को ये इल्म ही न हो सके कि एटमी डाटा डिस्क का राज किसी दूसरे मुल्क तक पहुंच चुका है और डिस्क भी हमारे हाथ आ जाए। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें ये नुक्ता मालूम नहीं था? हमें मालूम था कि एटमी राज वाली डिस्क गायब हो जाने के बाद भारत का एटमी कमीशन लाजमी तौर पर एटमी मिसाइल के न्यूक्लियर डाटा में बाज ऐसी टेक्निकल तब्दीलियां कर देगा कि हमारे हाथ आई हुई डिस्क और एटमी राज बेकार हो जाएगा। शेर खान ने पूछा, सर फिर इसका क्या हल है? लीडर कहने लगा, इसका हल हमने पहले ही सोच रखा है और जो हल हमने सोचा है वो आपके मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। अरसलान ने पूछा, सर क्या हम पूछ सकते हैं कि वो हल क्या है? लीडर ने कहा, क्यों नहीं, वो हल आपको बताना इंतहाई जरूरी है क्योंकि अगर आपने इस तरकीब पर अमल न किया तो आपका मिशन बेफायदा हो जाएगा। लेकिन हमने जो हल सोच रखा है वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि अभी ये हतमी तौर पर मालूम नहीं हुआ कि ये एटमी डिस्क दिल्ली से मद्रास कब और किस जरिए से पहुंचाई जा रही है। आमतौर पर इस किस्म का खुफिया डाटा एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर में कंप्यूटर के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन इस एटमी राज की डिस्क की मास्टर कॉपी हमेशा कोई जिम्मेदार अफसर सिक्योरिटी टीम की हिफाजत में खुद लेकर जाता है। सबसे पहले हमें ये सुराग लगाना है कि एटमी राज की डिस्क किस रोज दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है और किस जरिए सफर से ले जाई जा रही है। शेर खान बोला, सर जहां तक मेरा ख्याल है इसे बजरिया हवाई जहाज ले जाया जाएगा। इतने अहम राज और अहम तरीन खुफिया डॉक्यूमेंट के लिए कोई जमीनी जरिए सफर इख्तियार नहीं किया जा सकता। हमारा अपना भी यही ख्याल है कि ये मास्टर कॉपी एयर इंडिया की किसी फ्लाइट में मद्रास पहुंचाई जाएगी। अरसलान ने जहां अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, सर मेरा ख्याल है कि इतना अहम डॉक्यूमेंट यानी ये मास्टर कॉपी इंडियन एटॉमिक कमीशन आम एयर इंडिया की फ्लाइट में भेजने की गलती नहीं करेंगे, वो बड़ी आसानी से उसे इंडियन एयरफोर्स के किसी तैयारे में भेज सकते हैं। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ नहीं है,
उसे मालूम है कि कश्मीरी मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस सारे भारत में फैली हुई है और हमारे आदमी भारत के हर एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं, और जब वो एटॉमिक कमीशन के किसी सिविलियन ऑफिसर को इंडियन एयरफोर्स के तैयारे में सवार होते देखेंगे तो कुदरती तौर पर उन्हें शक पड़ेगा कि इस फ्लाइट के जरिए कोई अहम राज ले जाया जा रहा है और मुजाहिद उस जहाज को तबाह करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर जहाज को तबाह न किया जा सका तो कम से कम मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस उस सिविलियन एटॉमिक ऑफिसर के पीछे जरूर लग जाएगी। चुनाचे मुझे यकीन है कि ये मास्टर कॉपी एयर इंडिया की किसी आम फ्लाइट में मद्रास पहुंचाई जाएगी। अगर एटॉमिक कमीशन के सिविलियन ऑफिसर को कोई मुजाहिद देख भी लेगा तो वो यही समझेगा कि वो किसी सरकारी या निजी काम से दूसरे मुसाफिरों के साथ मद्रास जा रहा है, और इसी तरह से भारत के एटमी राज की मास्टर कॉपी मुकम्मल हिफाजत के साथ दिल्ली से मद्रास पहुंचा दी जाएगी। शेर खान ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराहट के साथ कहा, सर, फर्ज कर लिया कि भारत अपने अहम तरीन एटमी राज की मास्टर कॉपी एयर इंडिया की आम फ्लाइट में मद्रास भेजता है। इस सूरत में हम कौन सी ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे कि एटमी राज की मास्टर कॉपी भी हमारे कब्जे में आ जाए और भारत की इंटेलिजेंस को यह भी इल्म न हो कि उसका राज चुरा लिया गया है। लीडर ने हंसकर कहा, शेर खान, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं इस मंसूबे का राज अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा जो हमने सोच रखा है, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले वो मंसूबा आप दोनों को ही बताया जाएगा, क्योंकि इस पर अमल आपने ही करना है। पहले हमें ये मालूम कर लेने दो कि ये एटमी मास्टर कॉपी कब और किस तरीके से दिल्ली और मद्रास पहुंचाई जा रही है। दिल्ली में मुजाहिदों की तंजीम के खुफिया सुराग रसां बड़ी गर्मजोशी से ये मालूम करने की कोशिश में लगे हुए थे कि एटमी राज की मास्टर कॉपी कब और किस जरिए से मद्रास भेजी जा रही है। अरसलान और शेर खान तंजीम की खुफिया कमीनगाह में ही रहे। इस नए मिशन के शुरू होने तक लीडर ने उन्हें हिदायत कर रखी थी कि उनका वहां छुपे रहना ही ठीक है। लीडर नहीं चाहता था कि इस दौरान बाहर का कोई आदमी उनमें से किसी की शक्ल देखे। इस तरह उनके मिशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। 3 दिन गुजर गए थे। चौथे दिन शाम को अपना एक मुजाहिद कमीनगाह पर आया और उसने लीडर को बताया कि 4 दिन बाद एटमी राज की मास्टर कॉपी एक सिविलियन ट्रांसपोर्ट तैयारे के जरिए दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है। उस वक्त अरसलान और शेर खान भी वहां मौजूद थे। लीडर ने जासूस मुजाहिद से पूछा, जो आदमी मास्टर कॉपी ले जा रहा है उसका बायोडाटा क्या है? मुजाहिद एक बात की खबर लेकर आया था। उसने कहा, एटमी राज की मास्टर कॉपी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक बूढ़ा हेड क्लर्क ले जा रहा है। इन लोगों ने किसी साइंसदान को जानबूझकर नहीं भेजा कि उसे देखकर किसी को शक न पड़ जाए कि तैयारे में कोई खुफिया एटमी दस्तावेज ले जाई जा रही है। इस हेड क्लर्क का नाम सुरेश पांडे है। इसकी उम्र 60-65 के दरमियान है। मैं उसकी एक फोटो भी लाया हूँ। और मुजाहिद ने बटवे में से एक छोटे साइज का फोटो निकाल कर लीडर को दिया। लीडर ने फोटो को गौर से देखा, फिर अरसलान और शेर खान को दे दी। वो भी फोटो गौर से देखने लगे। ये सुरेश पांडे यानी एनर्जी कमीशन के हेड ऑफिस के हेड क्लर्क की पासपोर्ट साइज की फोटो थी। जासूस कहने लगे, ये तस्वीर हमने उस फोटो स्टूडियो से हासिल की है जहां से उसने अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा जारी करवाने के लिए बनवाया था। लीडर ने कहा, हमें इसकी 3 कॉपियां चाहिए। मुजाहिद बोला, कल आपको मिल जाएंगी, ये आप अपने पास ही रखें। इसका नेगेटिव फोटो स्टूडियो में मौजूद है, हम इसकी 3 मजीद कॉपियां निकलवा लेंगे। लीडर ने पूछा, ये ट्रांसपोर्ट तैयारा दिल्ली के एयरपोर्ट से किस वक्त रवाना होगा? मुजाहिद जासूस ने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाली थी। उसके एक सफ़े पर निगाह डालने के बाद कहा, यह तैयारा 4 दिन बाद रात के 1:30 बजे दिल्ली से प्रवास करेगा। इसे खास तौर पर एक फर्जी सनतकार के नाम से चार्टर्ड किया गया है, जिसके बारे में ये जाहिर किया गया है कि इसमें इंडिया की कदीम तारीखी नवादरात ले जाई जा रही हैं। लीडर ने सुराग रसां मुजाहिद से कहा, हमें इस हेड क्लर्क सुरेश पांडे के बारे में पूरी मालूमात दरकार होंगी कि वो कहाँ रहता है। मुजाहिद बोला, मैं इस बारे में पूरा पता करके आया हूँ, बल्कि मैंने उसकी सरकारी मकान की फोटो भी उतार ली है। मुजाहिद ने एक लिफाफे में से दूसरी तस्वीर निकालकर लीडर को दी। उसके साथ एक कागज भी था जिस पर सुरेश पांडे के मकान का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। लीडर ने ये चीजें एक नजर देखी और अरसलान और शेर खान की तरफ बढ़ा दी। लीडर कहने लगा, ये आदमी सुरेश पांडे एक बड़ी अहम दस्तावेज ले जा रहा है और इसकी फ्लाइट का टाइम आधी रात के बाद का है। जाहिर है इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी घर से एयरपोर्ट पहुंचाएगी। सुराग रसा ने कहा, सरसरी तौर पर हमें पता चला है कि एटॉमिक कमीशन इस मामले में बेएहतियाती से काम ले रहा है। इस ख्याल से कि आधी रात को एटॉमिक कमीशन की गाड़ी में एक हेड क्लर्क को आते देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद मुजाहिद तंजीम की इंटेलिजेंस को शक न पड़े, सुरेश पांडे को हिदायत की गई है कि वो रात के वक्त टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली में सारी रात टैक्सियां चलती रहती हैं और हर इलाके में रात के किसी भी वक्त टैक्सी आसानी से मिल जाती है। इस मौके पर कमांडो शेर खान ने कहा, उस आदमी के साथ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा? सुराग रसा मुजाहिद ने कहा, हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक सुरेश पांडे के साथ सिक्योरिटी गार्ड जरूर होंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड एक तो एयरपोर्ट पर उसे अपनी हिफाजत में लेंगे और दूसरे ये गार्ड सिविलियन कपड़ों में होंगे और सुरेश पांडे से दूर रहेंगे। ऐसा लग रहा था कि लीडर किसी गहरी सोच में है। जब सुराग रसा मुजाहिद ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट पर उसे अपनी हिफाजत में लेंगे तो उसने गहरी सोच से जरा सा चौंकते हुए कहा, इसका मतलब है कि सुरेश पांडे मास्टर कॉपी लेकर जब अपने क्वार्टर या फ्लैट से रात के वक्त निकलेगा
तो उस वक्त उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे। मुजाहिद बोला, हमारी इत्तला तो यही है कि सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट पर उसके साथ शामिल हो जाएंगे और तैयारे में साथ ही सफर करेंगे। लीडर ने कहा, ठीक है, इस मिशन ने खुद हमें कामयाबी का रास्ता दिखा दिया है। अब एक और बात जानना जरूरी है और वो ये कि ये दस्तावेज यानी भारतीय एटमी राज की मास्टर कॉपी सुरेश पांडे कैसे ले जा रहे हैं। जाहिर है उसके साथ कोई सीक्रेट फाइल भी होगी, खाली डिस्क तो नहीं होगी। वो उसे जेब में डालकर नहीं ले जाएगा। सुराग रसां मुजाहिद ने कहा, हमने इस हेड क्लर्क सुरेश पांडे का जो मुशाहिदा किया है, इसके मुताबिक ये शख्स हमेशा अपने साथ एक ब्रीफ केस रखता है जिसमें वो दफ्तर के बाद जरूरी कागजात फ्लैट पर लाता है और सुबह दफ्तर जाते वक्त साथ ही ले जाता है। लीडर ने खास तौर पर कहा, हमें कल ही इस आदमी के ब्रीफ केस की 1, 2, 3 तस्वीरें चाहिए। ये फोटो मुख्तलिफ जावियों से आला तरीन कैमरे से लेनी चाहिए ताकि हम उसे बड़े साइज में करके उसका पूरी तरह से मुशाहिदा कर सकें। याद रखना, इस ब्रीफ केस ने इस मिशन में बड़ा अहम किरदार अदा करना है। ये फोटो हमें कल शाम तक मिल जानी चाहिए। मुजाहिद ने कहा, इंशाल्लाह आपको मतलूबा तस्वीरें मिल जाएंगी। उसके बाद मुजाहिद सुराग रसां चला गया। उसके जाने के बाद लीडर ने अरसलान और शेर खान से कहा, कल सुबह तुम्हें ऑफिस टाइम से 1 आध घंटा पहले उस हेड क्लर्क सुरेश पांडे के इलाके में उसके फ्लैट के सामने पहुंचना होगा। एक तो तुम्हें उसकी शक्ल सूरत को अच्छी तरह से शनाख्त करना होगा, दूसरे तुम्हें उसके ब्रीफ केस को भी अच्छी तरह से देखना होगा, मगर ये सारा काम तुमने दूर दूर से करना है। इसके अलावा तुम्हें उस इलाके का मुशाहिदा करना होगा कि वहाँ टैक्सी स्टैंड कहाँ पर है। ये मालूम करना होगा कि रात के वक्त वहाँ टैक्सी आसानी से दस्तयाब होती है या नहीं, अगर दस्तयाब होती है तो कहाँ से मिल जाती है, वगैरह वगैरह। हो सकता है सुरेश पांडे जब दफ्तर जाने के लिए घर से निकले तो उस वक्त हमारा कोई मुजाहिद भी अपने ताकतवर कैमरा लिए सुरेश पांडे के ब्रीफ केस की तस्वीरें उतारने के लिए आपके आसपास मौजूद हो। तुम सिर्फ सुरेश पांडे की शक्ल को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठाओगे और उसके ब्रीफ केस का पूरा पूरा मुशाहिदा करोगे। उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। अरसलान और शेर खान ने कहा, ओके सर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।